चलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर्स एकेडमी। आज जो है हम लोग एक नई चीज़ के लिए शुरुआत कर रहे हैं। थियोरी तो हम लोग पढ़ चुके इस लेसन की, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। आज से जो है हम लोग एक सिस्टम फॉलो करेंगे। जैसे ही आपका जो है थियोरी का स्टेट बोर्ड का लेसन हो जाता है तो उस अनुसार जो है हम लोग CET या NET का जो भी पार्ट होगा उसकी जो है हम शुरुआत तुरंत कर देंगे। तो आगे से जो है आपका कोई भी लेसन हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या फिर मैथ्स का हो, उसमें हम लोग ये सिस्टम करेंगे कि आपका थियोरी का लेसन कंप्लीट होने के बाद एज पर यूर NET और CET या फिर JEE का जो भी MCQs वगैरह होंगे एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर वी विल गेट इट कवर। तो वैसे भी हम चाहते थे कि चलो भाई रिप्रोडक्शन प्लांट्स और एनिमल्स का कंप्लीट हो जाए और उसके बाद जो है हम लोग MCQs को शुरुआत करें। मगर MCQs को शुरुआत करने से पहले हम आपको कुछ बात बताना चाहते हैं। जैसे आप कैसे प्रिपेयर करेंगे इस NET के लिए और CET के लिए। देखिए, बहुत बड़ा डिफरेंस तो है नहीं कि भाई CET का प्रिपरेशन अलग से किया जाता है या NET का प्रिपरेशन अलग से किया जाता है, ऐसी तो कोई बात है नहीं, बिकॉज सिलेबस इज ऑलमोस्ट सिमिलर। आपको सिर्फ क्या करना है, जो हमने शुरू से आपको बातें कही है, बताई है कि सबसे पहले जरूरी है कि आप क्या करिएगा, स्टेट बोर्ड प्लस आपका जो NCERT है, CBSE का बुक है, टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं, वो आपको परचेस करना है। अब क्यों परचेस करना है हम आपको बताते हैं। जो NCERT का आपका बुक रहेगा उसमें से ही ऑलमोस्ट 60 to 70% क्वेश्चन जो है उसी हर लाइन पे बेस्ड होते हैं। बाकी 30% जो है आपका जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट होगा, जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, चाहे वो स्टेट बोर्ड में हो या फिर NCERT से हो, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए जो है आपको कुछ रेफरेंस बुक होती है वो आपको जो है प्रिपेयर करना है। अभी देखिए, हमने आपको कहा कि आपको जरूरी क्या है कि सबसे पहले जो है आपको टेक्स्ट बुक परचेस करनी है। टेक्स्ट बुक है ना। अब टेक्स्ट बुक किस चीज़ की परचेस करोगे आप, HSC की, आपकी स्टेट बोर्ड की, प्लस CBSE की, दोनों की जो है टेक्स्ट बुक आपको परचेस करना है, स्टेट बोर्ड और CBSE। और इसके बाद टेक्स्ट बुक से आपने क्या करना है, आपने लाइन टू लाइन जो है उसको पढ़ना है, लाइन टू लाइन। उसमें दी हुई हर लाइन जो है उसको अच्छे से पढ़िएगा, जो भी कॉन्सेप्ट होगी उसको अंडरलाइन कीजिएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। और ऑलमोस्ट जो है हम कहते हैं 60 to 70% क्वेश्चन जो है वो इसी लाइन से होंगे टेक्स्ट बुक के, चाहे वो आपका HSC का टेक्स्ट बुक हो या फिर CBSE का बुक हो। ठीक है, तो ये सबसे जरूरी बात है। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम जो कहेंगे दैट इज रिगार्ड विथ यूर रेफरेंस बुक। अब रेफरेंस बुक के लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए मेरी फेवरेट बुक जो है वो है MTG पब्लिकेशन का, MTG एट यूर फिंगर टिप्स। ठीक से सुनिए, MTG एट यूर फिंगर टिप्स, ये काफ़ी बेहतर बुक मानी जाती है आपके NET या CET के प्रिपरेशन के लिए। तो MTG का बुक आप परचेस कर सकते हो, या फिर ट्रूमन का है, ये सारी पब्लिकेशंस है। इसके अलावा दिनेश पब्लिकेशन का है। तो मार्केट में जो भी आपको अवेलेबल हो, चाहे वो MTG हो, ट्रूमन हो या दिनेश पब्लिकेशन का हो, ये बुक जो है आप रिमेनिंग 30% के लिए जो है रेफर कर सकते हो। इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दी हुई रहती है, प्लस इसका डेप्थ भी जो है काफ़ी डिटेल में होता है। हालांकि इसको समय जो है वो ज़्यादा देना पड़ता है। अभी बहुत सारे बच्चे जो है अभी रिलैक्स में बैठे हैं, बहुत सारे तो स्टेट बोर्ड का लेक्चर देखते होंगे या नहीं देखते होंगे। अभी आप सोचिए, आपको नेक्स्ट ईयर जो है वो NET देनी है, जिसके अंदर आपका 11th का भी प्लस 12th का भी सिलेबस इंक्लूडेड है। तो कैसे हो पाएगा, क्योंकि अभी तो जून ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ जून हम लोग खड़े हैं।
और लॉकडाउन ख़त्म होते होते काफ़ी दिन हो जाएंगे, हो सकता है अगस्त में या सितंबर में हम लोग की क्लास एक्चुअली चालू हो, तो हम लोग ये नहीं सोच सकते ना उसके बाद जो है हम लोग MCQs लेंगे। इसलिए हमने सोचा कि ऑनलाइन MCQs भी हम लोग आज ही से शुरू कर देते हैं, और जब आप आओगे तो उस समय भी यही सिस्टम रहेगा कि जैसे ही आपकी कोई लेसन पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कंप्लीट हो जाती है तो इमीडिएटली वी कैन स्टार्ट विद द MCQs ऑफ द सेम लेसन। तो बच्चों ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी है, आपको टेक्स्ट बुक परचेस करनी है और टेक्स्ट बुक आपका मदर सोर्स रहेगा। जहाँ तक बायो की बात है कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, आप टेक्स्ट बुक को अपना समझिए, लाइन टू लाइन जो है उससे पढ़ाई कीजिए, काफ़ी सारा मदद जो है आपको NET और CET के लिए इससे मिलेगा। और दूसरी बात, आप रेफरेंस बुक भी परचेस करना चाहते हो तो कुछ पर्टिकुलर जो पब्लिकेशंस है हमने बताए, MTG है, ट्रूमन है, दिनेश पब्लिकेशंस है, अरिहंत है, देर आर सो मेनी बुक्स आर देयर। हम किसी पब्लिकेशन के ऊपर एम्फेसिस नहीं करते। आपको लगेगा भाई विद्या भारती का कोई पब्लिकेशन है जो लातूर का या नांदेड़ का, वो अच्छा लगता है, आप वो परचेस कर सकते हैं। किसी को MTG का लगेगा, MTG परचेस कर सकते हैं। उसमें से जो है आपने पढ़ाई करनी है, ठीक है। दूसरी एक बात ये है कि अभी संडे को जो आपका टेस्ट होगा थ्योरी का, तो सॉर्ट ऑफ रिवीजन भी इसमें आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कुछ पॉइंट्स जो हम लोग स्किप कर देते हैं ड्यूरिंग आवर रेगुलर लेक्चर, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, वो MCQs में वैसा कोई क्वेश्चन आता है, उसमें क्वेश्चन आने के बाद जो है हम लोग वो ऑन द स्पॉट वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज जो है हम लोग शुरू करते हैं। Reproduction in lower and higher plants. We'll start with the MCQs of the same lesson. बाकी सारा इंफॉर्मेशन NET और CET का हमने रेगुलर लेक्चर्स में आपको टाइम टू टाइम दिया हुआ है। अभी देखिए इस लेक्चर में क्या होगा, अभी हमारे पास तो ये सारे MCQs है, ठीक है। हम तो आपको ऐसे दिखा नहीं सकते कि चलो भाई इसमें ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आप क्या होगा, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 बोलूंगा, आपके स्क्रीन के ऊपर जो है क्वेश्चन हाईलाइट हो जाएगा। जो क्वेश्चन इसमें दिया है, शीट के अंदर दिया है, वही क्वेश्चन आपको दिखेगा अलॉन्ग विद द ऑप्शन। वो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, उसमें ऑप्शंस हम पढ़ेंगे, प्लस उसका करेक्ट आंसर क्या है अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो लेक्चर के समय आपको ये भी ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन थरोली। आपको अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शंस भी देखने हैं, और एक्सप्लेनेशन तो खैर हम लोग आपको बता देंगे। तो इस तरह से शुरू करते हैं। चलिए रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए आप, रूट्स आर यूज फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। रूट्स आर यूज फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब उसमें ऑप्शंस देखिए क्या क्या है, पोटैटोज, जिंजर, स्वीट पोटैटो एंड क्राइजेंथेमम। अब इसमें करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का C। अब C में देखिए क्या है, दैट इज द स्वीट पोटैटो। देखिए कौन सा ऐसा रूट है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए यूज करता है, दैट इज द स्वीट पोटैटो। अब स्वीट पोटैटो जो है उसको क्यों यूज किया जाता है, इसका रीजन भी आपको पता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो बेसिकली देयर आर स्लिप्स आर देयर। स्वीट पोटैटो में क्या होते हैं, स्लिप्स होते हैं, एंड दिस स्लिप्स आर नथिंग बट व्हाट, दिस स्लिप्स आर नथिंग बट द एडवेंटिशियस बर्ड्स। स्लिप्स ही एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं जो कि स्प्राउट कर जाते हैं। दिस स्लिप्स बेसिकली दे स्प्राउट्स, और स्प्राउट्स होने के बाद जो है दे गिव राइज टू द न्यू प्लांट। दैट्स व्हाई द स्वीट पोटैटो इज द करेक्ट आंसर। नाउ विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल गॉट थ्रू डैश। क्लोन। अब सबसे पहली बात जो है हम लोग क्लोन के बारे में पढ़ेंगे। क्लोन क्या होता है, सी क्लोन इज नथिंग बट इट इज द जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज क्लोन। जैसे जो
ट्विन्स होते हैं ना, जुड़वा बच्चे, वो दिखने में एक जैसे होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, क्लोन्स होते हैं। तो क्लोन का मतलब है जेनेटिकली आइडेंटिकल। अभी यहाँ पे देखिए, क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल गेट थ्रू व्हाट। ऑप्शंस देखिए आप, इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी इज द करेक्ट आंसर, बी। अब बी क्या है देखिए, दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अपन क्या करते हैं, उसमें एक ही कोई भी पार्ट यूज करते हैं, इधर वी कैन यूज द रूट, यू कैन यूज द स्टेम और यू कैन यूज द लीफ, है ना। तो इसलिए जो है क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है बी, दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट बनते हैं वो क्या होते हैं, क्लोन्स होते हैं। माने क्या, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर। नाउ we'll move on to the next question, question number 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? The plants identical to mother plant can be obtained through dash. The plant identical to mother plant can be obtained through, किससे obtained होता है? इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर इज डी। डी में क्या दिया है, बोथ ए एंड सी। अब आप ऑप्शन में देखिए, ए क्या है, स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग से जो है आप क्लोन ला सकते हो, दैट इज आइडेंटिकल। और सी क्या है, दैट इज द लीफ कटिंग। और स्टेम और लीफ दोनों क्या है, बोथ आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। Now the question number 4. Question number 4 क्या है, पार्थेनोजेनेसिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ। अब देखिए उन्होंने पूछा है पार्थेनोजेनेसिस। देखिए पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और बेसिकली जितने भी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं वो सारे के सारे फ्रूट्स कैसे होते हैं, सीडलेस। क्योंकि सीड जो है, सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सीड जो होता है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है। और यदि फर्टिलाइजेशन का सवाल नहीं आएगा तो फ्रूट कैसे हो जाएगा, सीडलेस हो जाएगा। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर। ग्रेप्स है, हम लोग बनाते, पाइनएप्पल है, देन बनाना इज देयर। सी ऑल दिस पर्टिकुलर प्लांट्स प्रोड्यूसेस पार्थेनोकार्पिक fruits and the process is known as parthenogenesis. So क्वेश्चन नंबर 4 का जो है करेक्ट आंसर आता है आपका डी। अब डी ऑप्शन में क्या है, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते भी क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, रैमेट इज व्हाट। रैमेट क्या होता है? सी देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर। रैमेट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज नथिंग बट द क्लोन। साइंटिफिक टर्म है रैमेट। जो भी प्लांट एसेक्सुअली वेजिटेटिवली प्रोड्यूस होते हैं वो क्लोन्स होते हैं, उसको साइंटिफिक टर्म जो है दे आर नोन एज द रैमेट। सो रैमेट इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर प्रोड्यूस्ड from the plants by the vegetative parts, that is known as the clones. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखते हैं, सायन इज डैश। सायन क्या होता है, यू नो द स्टॉक एंड द सायन। See this is the rooted plant। ये रूटेड प्लांट होता है जिसमें कि रूट्स होते हैं, इसको हम लोग कट देते हैं, है ना, इस तरह से। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज दी स्टॉक।
और उसके ऊपर जो हम लोग ग्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, द पार्ट विच वी यूज फॉर द ग्राफ्टिंग पर्पज इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज द साया, है ना। इस तरह से ग्राफ्टिंग होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? सायन इज डैश। इसका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज द ग्राफ्ट ऑफ अ शूट। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नहीं दिख रहा तो यहाँ पे भी लिखे हम लोग, ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द ग्राफ्ट ऑफ शूट। दिस इज नोन एज द ग्राफ्ट ऑफ शूट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भी क्या है। 7 है, द सब एरियल मॉडिफिकेशन फॉर स्टेम वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज डैश। सब एरियल मॉडिफिकेशन क्या है? आप देखिए, यू कैन सी द डिफरेंट ऑप्शंस। आंसर मिला आपको। करेक्ट आंसर है इसमें डी। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है डी। डी में क्या दिया है देखिए बच्चों, रनर। रनर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रनर क्या है? ये बेसिकली सब एरियल मॉडिफिकेशन है। अभी ये हमने 11th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जिसमें कि हमने अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन स्टडी किया है, सब एरियल किया है, एरियल किया है ना। 3 टाइप्स उसमें किए। तो इसमें करेक्ट आंसर है रनर। और बाकी बचे जो ऑप्शन है, ट्यूबर है, राइजोम है, बल्ब है, बाकी बचे 3 ऑप्शन कैसे बताइए? वो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है, दे आर द अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते क्या है। बर्ड्स डेवलप्स इन ब्रायोफाइलम, साइंटिफिक नेम दिया है, बर्ड डेवलप्स इन ब्रायोफाइलम, कहाँ से आते हो? उसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर इज सी। सी क्या है? दैट इज फ्रॉम द मार्जिनल नॉचेस ऑफ द लीव्स। देखिए ब्रायोफाइलम मराठी में इसको पर्णफुटी कहते हैं। लीफ होता है, सक्यूलेंट होता है इस तरह से। इसको जो है, इसको नॉच कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? नॉच, है ना। और इस नॉच के अंदर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ये बर्ड्स होते हैं। इट शो द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स। और ये जो लीफ जब नीचे गिर जाता है जमीन पे, तो दीज बर्ड्स बेसिकली दे स्प्राउट टू गिव राइज टू द अ न्यू प्लांट। इस बर्ड्स में से जो है नए प्लांट्स आते हैं। इस ब्रायोफाइलम को मराठी में पर्णफुटी कहते हैं। इट इज नोन एज पर्णफुटी, उसका मराठी नेम हो गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है और एक एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम के अलावा, दैट इज नोन एज द कैलेनकोई। दैट इज नोन एज कैलेनकोई। ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, दोनों एग्जाम्पल है। मगर जहां तक ब्रायोफाइलम की बात है, ब्रायोफाइलम के नॉचेस के अंदर जो है दिस काइंड ऑफ बर्ड्स आर देयर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या हम लोग। What is question number 9? Asexual reproduction includes what? Correct answer is इसमें D. अब you can see the options. D ऑप्शन में क्या है? Both B and C. B भी करेक्ट है, C भी करेक्ट है। अभी B क्या है देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 में B है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दैट इज ऑल्सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और C क्या है? दैट इज दी एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी का मतलब क्या होता है? एगैमोस्पर्मी। देखिए एगैमोस्पर्मी का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ
seed from unfertilized ovule. मैंने आपको एगैमोस्पर्मी का मतलब बता दिया. एगैमोस्पर्मी का मतलब क्या बताया? प्रोडक्शन ऑफ सीड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल. देखिए ओव्यूल तो सीड को फॉर्म करता है बट व्हेन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. मगर कुछ प्लांट्स में ऐसे होता है कि ये ओव्यूल विदाउट डूइंग द फर्टिलाइजेशन कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अ सीड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एगैमोस्पर्मी. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग क्या है. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाउ मेनी पेरेंट्स आर इन्वॉल्व? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, वन ओनली. इसको हम लोग क्या कहते हैं? इट इज यूनिपेरेंटल. इट इज यूनिपेरेंटल होता है. यूनि मीन तो सिंगल, एक ही पेरेंट से जो है प्रोड्यूस होता है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखते हैं. वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? देखिए देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर. इसमें करेक्ट आंसर है ए. ये देखिए क्या है, प्लांट पोर्शन इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ प्रोपगेशन. अब जब हम लोग प्लांट पोर्शन की बात करते हैं किसी भी ऑर्गन की, तो वो रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है ना. ये तीनों में से कोई भी पार्ट जब रिप्रोडक्शन के लिए यूज करेगा दैट इज रेफर्ड एज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ठीक है. सो ए इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 12. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग क्या है. दैट इज द कंबाइनिंग मेथड ऑफ good qualities of two different varieties in a common feature. क्या कहते हैं उसको? इसमें करेक्ट आंसर है ए. ए आंसर क्या करेक्ट है? आर्टिफिशियल मेथड. ठीक है. आर्टिफिशियल मेथड में हम लोग टू कैरेक्टर्स को जो है कंबाइन कर सकते हैं. जैसे वी आर डूइंग व्हाट, वी आर डूइंग दी हाइब्रिडाइजेशन, चाहे वो एनिमल्स में हो या फिर प्लांट्स में हो. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हम आपको क्या बताएं? ए, दैट इज द आर्टिफिशियल मेथड. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में जो है रेडिकल बर्ड डेवलप्स फ्रॉम डैश. रेडिकल. अब आपको 11th में ले जाते हैं. रेडिकल क्या होता है आपको पता है? व्हाट इज मीन बाय द रेडिकल एंड व्हाट इज मीन बाय द प्लूम्यूल. दोनों चीजें आपको मालूम है. देखिए जब भी कोई सीड को हम लोग जर्मिनेट करते तो सबसे पहले उसका जो पोर्शन बाहर आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज द रेडिकल. और फिर उसमें से जो पार्ट बाहर आएगा, दिस वन, this is known as what? This is known as the plumule and this is known as the radicle. तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है बी, दैट इज द रूट. रेडिकल बर्ड डेवलप्स फ्रॉम द रूट. चलिए क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते. बडिंग इज अ टाइप ऑफ, करेक्ट आंसर इज ए. बडिंग इज अ टाइप ऑफ व्हाट? इट इज अ टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग. बडिंग एक तरह का ग्राफ्टिंग ही है. कैसे? देखिए बडिंग में हम लोग क्या करते हैं? वी टेक वाइल्ड प्लांट and we give the T shape half cut to this
स्टेम हाफ कट दिया जाता है, और उसके बाद जो है जो डिजायर्ड बड होता है, इस बड को जो है हम लोग जो भी आपके क्वालिटी का होगा वो हम लोग लाते हैं और इसके अंदर ये बड को फिट करते हैं। तो कहने के लिए ये अपना क्या हो गया, दिस इज द स्टॉक, और ये जो बड होता है ये किस चीज का काम करेगा, सायान का। जो थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम बताए थे ना, रूटेड प्लांट इज नोन एज स्टॉक एंड अनदर शूट इज नोन एज द सायान। तो सेम कंडीशन यहाँ पे होता है बडिंग के अंदर। तो कहने के लिए हम लोग बडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सायान जो होता है वो बड होता है। आई समझ में बात, सायान क्या होता है, बड होता है, और स्टॉक तो बेसिकली इट इज द रूटेड प्लांट। सो ग्राफ्टिंग इज अ टाइप ऑफ बडिंग इज अ टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग। ठीक, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। चलिए 15 क्या है देखते हैं। स्टेम ट्यूबर विल डेवलप न्यू प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश। स्टेम ट्यूबर, अब मुझे बताइए आप 11th में स्टेम ट्यूबर का कौन सा एग्जाम्पल पढ़े। स्टेम ट्यूबर, थोड़ा सोचिए, स्टेम ट्यूबर कहाँ से पढ़े आप। स्टेम ट्यूबर जो है इसका एग्जाम्पल क्या है, दैट इज द पोटैटो। एंड यू नो इन पोटैटो व्हाट इज देयर, आप पोटैटो के अंदर देखते हो देर आर स्मॉल बर्ड्स आर देयर लाइक दिस। ये जो बर्ड्स होती है क्या होती है, आईज ऑफ द पोटॅटो। डोळे म्हणतो ना पण मराठीतनं त्याला, बटाट्याला डोळे असतात, तो से दीज आर द आईज ऑफ पोटॅटो। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द आईज। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है दैट इज द ग्राफ्टिंग इज सक्सेसफुल इन डाइकॉट्स बट नॉट इन मोनोकॉट्स बिकॉज डाइकॉट्स हैव। आप मेरा लेक्चर जो है जो इस लेसन का लिया था उसको रिवाइज करके देख सकते हैं। उसमें हमने बताया था कि डाइकॉट्स में ग्राफ्टिंग पॉसिबल होता है, मोनोकॉट्स में नहीं होता। आपको याद होगा शायद हमने कैम्बियम के बारे में आपको बताया था, रिंग ऑफ कैम्बियम इज देयर, दोनों जॉइंट होने चाहिए। अब इस कैम्बियम रिंग जो है ये डाइकॉट्स में होता है, मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है। सो नो क्वेश्चन अराइजेस रिगार्डिंग द ग्राफ्टिंग। इसमें करेक्ट आंसर है बी। अब बी क्या है देखिए, दैट इज अ कैम्बियम फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। डाइकॉट्स में कैम्बियम होता है और इसके कारण जो है ग्राफ्टिंग पॉसिबल होता है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको बता दें। देखिए ये रूटेड प्लांट है, दैट इज द स्टॉक, इसका ये कैम्बियम है, ये देखिए दिस इज व्हाट कैम्बियम। ये सायान है, सायान में भी यहाँ पे ये क्या है, कैम्बियम है। देखिए दिस इज अ रिंग ऑफ कैम्बियम। अभी ये कैम्बियम जो आपको दिखाया है और ये कैम्बियम, ये सायान का है, ये स्टॉक का है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा है आपको, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे इस तरह से, और फिर ग्राफ्ट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा, है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्या है, द मोस्ट कॉमनली यूज कटिंग फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशंस आर डैश। मोस्ट कॉमनली कटिंग किस किस चीज का यूज करते हैं, करेक्ट आंसर है डी। देखिए आप रूट कट कर सकते हो, स्टेम कटिंग कर सकते हो, लीफ कटिंग कर सकते हो फॉर द प्रोपगेशन, प्रोवाइडेड उसके अंदर जो है बड होना जरूरी होता है। नहीं तो ऐसा नहीं किसी भी प्लांट का रूट कर दो, मेथी का रूट कट कर दो, सॉइल में लगाओ तो इट विल ग्रो इनटू द न्यू प्लांट, नेवर। व्हाई, बिकॉज इट डजंट हैव द एडवेंटिशियस बड। रूट में यदि बड है तो नया प्लांट मिलेगा, स्टेम में बड है नया प्लांट मिलेगा, लीफ में बड है नया प्लांट मिलेगा। जैसे तुलसी का पत्ता आप सॉइल में लगाओगे, क्या उससे नया प्लांट मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर बड नहीं होता है ना, लीफ में।
ब्रायोफाइलम में मिलेगा, पर्नापुटी में मिलेगा, क्योंकि उसके नॉचेस में मार्जिन में क्या होता है, एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो नो डाउट यू कैन यूज अ रूट, यू कैन यूज अ स्टेम, यू कैन यूज द लीफ, but all these three things should have what? It should have the buds on it. Then only the vegetative propagation is possible. Now the question number 18. चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते क्या है। The plant obtained by grafting is dash. Plant obtained by grafting किस तरह का प्लांट होता है? ऑप्शन देखिए, इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज अ हाइब्रिड प्लांट। अब इसको हाइब्रिड प्लांट क्यों कहना है? देखिए, आप जो है इसमें रूटेड प्लांट का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। ये रूटेड प्लांट क्या कहलाता है? स्टॉक। और इसमें जो है आप क्या कंबाइन कर रहे हो? सायान। तो दोनों के कैरेक्टर उसमें आ गए ना। वाइल्ड प्लांट का कैरेक्टर उसमें आ गया, उसमें रूटिंग अच्छे से होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो रहा है, डिसीज रेजिस्टेंस है, प्लस सायन में जो है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, कलर अच्छा है उसका, ज़्यादा प्रोडक्टिव है। तो दोनों कैरेक्टर को आपने कंबाइन किया, तो हम लोग उसको हाइब्रिड प्लांट कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन विच पार्ट ऑफ प्लांट इज मॉडिफाइड। क्वेश्चन पढ़िए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कौन सा प्लांट मॉडिफाई होता है? इसका करेक्ट आंसर है एनी ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन क्या है इसमें? कौन सा आंसर करेक्ट होगा? वो सी इज द करेक्ट आंसर, सी ऑर्गन। क्योंकि ये ऑर्गन क्या हो सकता है? ऑर्गन रूट भी हो सकता है, ऑर्गन स्टेम भी हो सकता है, ऑर्गन लीफ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते क्या है। द स्ट्रक्चरल यूनिट बेस्ड इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज कॉल्ड व्हाट? स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर? इसका करेक्ट आंसर है सी, दैट इज नोन एज द प्रोपेग्यूल। वही दिया है ना, प्रोपेग्यूल। टेक्निकल टर्म है ये प्रोपेग्यूल। प्रोपेग्यूल इज नथिंग बट व्हाट? इट इज नथिंग बट द बड। रूट में बड होना जरूरी होता है, देन ओनली द प्लांट विल डेवलप। लीफ के अंदर भी बड होना जरूरी है, स्टेम के अंदर तो ऑफकोर्स बर्ड तो होते ही है। सो उसको प्रोपेग्यूल कहा जाता है, विच गिव राइज टू द न्यू प्लांट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? द इंपॉर्टेंट इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या होते हैं? करेक्ट आंसर इज सी, that is meiosis and fertilization। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले मियोसिस होना जरूरी है। मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। उससे गैमेट्स बनते हैं। प्लांट की बात करोगे तो पॉलन ग्रेन बनता है मियोसिस से, और यहाँ पे जो है एम्ब्रियो सैक बनता है मियोसिस होने के बाद। वो पढ़े हैं ना हम लोग, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो वही चीज मियोसिस के कारण होती है। फिर दोनों का यूनियन होना जरूरी होता है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? दैट इज द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते क्या है? हाउ मेनी गैमेट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बहुत आसान है, इसका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज दी
टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मेल एंड फीमेल। ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 में देखिए क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज टैपेटम हुज फंक्शन इज डैश। अभी देखिए हम लोगों ने रेगुलर में जो है थ्योरी के अंदर टीएस ऑफ एंथर पढ़ा है, आप वो लेक्चर भी रिवाइज कर सकते हो। टीएस ऑफ एंथर में क्या होता है, एंथर वॉल होती है। क्या होती है इसमें, एंथर वॉल। एंथर वॉल सबसे ऊपर का कौन सा होता है, एपिडर्मिस, फिर होता है आपका एंडोथेसियम, फिर होता है आपका मिडल लेयर, और अंत में जो है क्या होता है, टैपेटम। तो ये वॉल बनता है ना एंथर का, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। 4 लेयर होती है, उससे आपका एंथर का वॉल बनता है। तो सबसे लास्ट वाला जो लेयर होता है टैपेटम, उसका मेन फंक्शन होता है टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, न्यूट्रिशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखते क्या है, प्राइमरी पैराइटल सेल्स ऑफ अ यंग पोलन सैक। पोलन सैक की जो प्राइमरी पैराइटल लेयर होती है वो किस चीज से बनी होती है। यू सी द डिफरेंट ऑप्शंस वन बाय वन, आप पढ़िए उसको। इसका करेक्ट आंसर आता है बी। अब बी क्या है देख लीजिए, वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इनर टू एपिडर्मिस। थोड़ी देर पहले हमने वॉल देखा था, स्टार्टिंग फ्रॉम एंडोथेसियम, मिडल लेयर एंड दी टैपेटम। तो एपिडर्मिस के बाद वाली सारी जो सेल्स होती है दैट इज दी पैराइटल लेयर, जो कि यंग पोलन सैक में वो आपको देखने को मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, टैपेटम इज प्रेजेंट बिटवीन। शायद उस समय भी हमने बताया था कि टैपेटम कितना जरूरी है, इसे याद रखना। टैपेटम किस 2 लेयर के बीच में होता है, इसलिए आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, डायग्राम आपके आंख के सामने होना चाहिए। यदि आप डायग्राम देखोगे उसका एंथर का तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर आता है डी। टैपेटम किस में होता है, मिडल लेयर एंड द स्पोरोजिनस टिश्यू। आप जो है ये वाला डायग्राम रेफर कीजिए। ये जो है ये टीएस देखे थे हम लोग, यहाँ पे ये माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। सबसे ऊपर का क्या होगा, एपिडर्मिस, उसके बाद क्या होगा एंडोथेसियम, उसके बाद क्या होगा मिडल लेयर, और सबसे एंड में क्या होगा, दैट इज दी टैपेटम। तो टैपेटम किस में होता है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू और मिडल लेयर, ये दोनों के बीच का जो लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टैपेटम कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। देखेंगे क्या है, फंक्शन ऑफ एंडोथेसियम। बताइए आप, फंक्शन ऑफ एंडोथेसियम थोड़ा पढ़ लीजिए, नहीं तो ऐसा होगा कि सारे आंसर जो है सर ही बता रहे हैं, आप दिमाग को कुछ स्ट्रेस नहीं देना चाहते हैं। आप बोलिए क्या आंसर होगा उसका। खैर हम तो सुन नहीं सकते आपकी बात। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है सी, दैट इज दी डेहिसंस ऑफ एंथर, डेहिसंस। देखिए डेहिसंस का मतलब क्या होता है, डेहिसंस माने ब्रेक होना। एंडोथेसियम जो होता है वो बेसिकली सेकेंड लेयर होता है आफ्टर द एपिडर्मिस, वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, याद रखिए। दैट पर्टिकुलर लेयर इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। और इस हाइग्रोस्कोपिक नेचर के कारण क्या होता है, जब वो ड्राई हो जाता है तो श्रिंक करता है टिश्यू। श्रिंक करने के बाद क्या होगा, इनर वॉल के ऊपर प्रेशर आता है और उसके कारण एंथर जो है वो बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है।
उसको डेहिसेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखते क्या है। टैपिटल सेल्स शोज डैश, वही टैपिटल वाला सेल्स क्या होता है, डी इज द करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन में देखिए डी क्या है, बोथ बी एंड सी, दैट इज द, इट शोज द एंडोमाइटोसिस एंड सी इज द एन्यूप्लॉइडी, एंडोपॉलीप्लॉइडी। अभी एंडोमाइटोसिस माने क्या होता है, इसमें देखिए टैपिटल सेल जो होती है, पहली बात तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, उसमें 2 भी न्यूक्लियस होता है, 3 भी होता है या उससे ज़्यादा भी होता है, तो उसको एंडोपॉलीप्लॉइडी कहा जाता है। और वो हमेशा डिवाइड होती रहती है, उनका इनसाइड डिवीजन चालू रहता है न्यूक्लियस का, दैट इज कॉल्ड एज द एंडोमाइटोसिस। सो दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, देन विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, टैपेटम इज डैश, करेक्ट आंसर डी, ऑल द अबव। यू सी द डिफरेंट ऑप्शंस, इनर मोस्ट लेयर है, सहमत है आप इस बात से। न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, वो भी सही है। प्रोवाइड वॉल मटेरियल फॉर द पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन का वॉल होता है उसको क्या कहते हैं, एक्साइन, वो भी फॉर्म करने में मदद करता है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 29। है जर्म पोर ऑन द सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट डैश। जर्म पोर क्या होता है, यू नो व्हाट इज मीन बाय द जर्म पोर, जर्म पोर, ये भी हम आपको बताए थे। जर्म पोर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते। 1 हुआ तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द मोनोपोरेट, याद आया आपको। 2 होगा तो उसको कहेंगे बाइपोरेट, 3 हुआ तो उसको कहेंगे ट्राइपोरेट, ट्राइपोरेट कहते हैं। तो जर्म पोर क्या होता है बेसिकली, करेक्ट आंसर है इसका सी। देखिए सी में क्या दिया है, दैट इज द एरिया वेयर एक्साइन इज थिन और एब्सेंट, वहीं से जो है पॉलन ट्यूब जो है वो बाहर आता है, इस तरह से जो है पॉलन ट्यूब उसमें से बाहर आएगा। तो ये एक्साइन एक तो यहाँ पे एब्सेंट होगा और रहेगा तो ये कैसा रहेगा, बहुत ही पतला होता है, थिन लेयर होता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या है, हाउ मेनी meiotic divisions are required to produce 64 pollen grains। देखिए उन्होंने पूछा है हाउ मेनी meiotic divisions, कितनी meiotic divisions लगेगी। आपको बेस बता देते हैं, देखिए एक सिंगल पॉलन मदर सेल जिसको हम लोग पीएमसी कहते हैं, वो 1 पॉलन मदर सेल जब डिवाइड करेगी तो उससे कितने पॉलन ग्रेन्स तैयार होते हैं, 4 pollen grains। You will get the formation of 4 number of pollen grains। ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया, समझ लीजिए। पूछा क्या है उन्होंने, हाउ मेनी meiotic divisions are required to produce 64 pollen grain, डिवाइड 64 by 4, कितना आएगा 60। तो 16 इज योर करेक्ट आंसर। 64 पूछा है, डिवाइड दैट 64 by 4, वाई, बिकॉज 1 PMC गिव राइज टू दी अब 4 pollen grain। तो कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें, सी इज द करेक्ट आंसर। सो इन क्वेश्चन नंबर 30 सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए ये 30 MCQ जो हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, ठीक है। बाकी बचे जो है दैट विल गेट इट कंप्लीट ड्यूरिंग आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टाइम गुड बाय।